हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं द मिस्ट्री नाइट बुक के चैप्टर 3 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब डंक जॉन द फिडलर के सीजल चिन्ह के बारे में पूछता है तब एग कहता है, कोई भी नहीं सर, मैंने कभी राज चिन्ह की सूची में वह सीजल चिन्ह नहीं देखा, शायद वह एक हेजनाइट ही हो। डंक ने भी एस्फोर्ड मीडो में अपनी ढाल के लिए सीजल चिन्ह खुद ही बनाया था जब टेंसल ने उसने पूछा था कि वह शील्ड पर क्या बनवाना चाहता है। फिर डंक पूछता है, क्या वह बुढ़ा लॉर्ड हाउस फ्रे का कोई रिश्तेदार है। हाउस फ्रे के सीजल चिन्ह पर भी महल बने हैं और उनकी जागीर यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। तब एग चिढ़ते हुए अपनी आंख घुमाता है और कहता है, हाउस फ्रे के सीजल चिन्ह पर एक गरे मैदान पर 2 नीले रंग के कैसल है जो कि एक पुल के साथ जुड़े हुए हैं, और उस बुढ़े लॉर्ड के सीजल चिन्ह पर नारंगी रंग पर 3 काले कैसल बने हुए थे, और उसमें आपने कोई पुल देखा। तब डंक कहता है, नहीं। और फिर डंक मन में सोचता है, वह मुझे परेशान करने के लिए इस तरह से अपनी आंखें घुमाता है। और फिर डंक कहता है, और अगर अगली बार तुमने मुझ पर इस तरह से आंख घुमाई तो मैं तुम्हारे कान पर एक जोरदार घुसा मारूंगा कि तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए तुम्हारे सिर में घुस जाएगी। फिर एग कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था सर। फिर डंक कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी मतलब था, बस मुझे यह बताओ कि वह कौन था। तब एग कहता है, वह स्टार पाई के लॉर्ड गोरमन पीक है। तब डंक कहता है, तो वह द रीच से है ना? क्या वाकई उनके पास 3 किले हैं? फिर एग कहता है, सिर्फ उसके सीजल चिन्ह पर। हाउस पिक के पास कभी 3 कैसल हुआ करते थे, लेकिन उनमें से वो 2 हार गए। फिर डंक कहता है, तुम 2 कैसल कैसे हार सकते हो? फिर एग कहता है, अगर तुम ब्लैक ड्रैगन की तरफ से लड़ते हो तो तुम सब कुछ हार सकते हो। तब डंक को अपनी इस बात पर बेवकूफी महसूस हुई, और फिर डंक कहता है, ओह अच्छा, 200 साल से इस साम्राज्य पर एगोन द कॉन्करर और उनकी बहनों के वंशजों का राज था, जिन्होंने 7 किंगडम को यूनाइट किया और आयरन थ्रोन बनाया। उसके शाही झंडों पर हाउस टारगेरियन का 3 सिर वाला ड्रैगन बना हुआ था, काले रंग पर लाल ड्रैगन। 16 साल पहले जब राजा एगोन फोर्थ यानी कि एगोन द अनवर्दी के एक नाजायज बेटे डेमन ने अपने असली भाई डेरोन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो डेमन ब्लैकफायर ने भी अपने झंडे पर 3 सिर वाला ड्रैगन बनवाया था, लेकिन उसने उसके रंग बदल दिए और उसने लाल रंग पर काला ड्रैगन बनवाया, जैसा कि अक्सर कुछ नाजायज संतानें करती है। ब्लैक फायर रिबेलियन रेड ग्रास की लड़ाई के बाद में खत्म हुआ, जब लॉर्ड ब्लड रेवन ने डेमन और उसके जुड़वा बेटों को तीरों की बारी से मार गिराया। और इस रिबेलियन के बाद में जो भी विद्रोही बच गए उन्होंने घुटने टेक दिए, तो उन्हें माफ तो कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जमीनें खो दी, तो कुछ लोगों ने अपने टाइटल, तो कुछ लोगों ने अपना सोना खो दिया। भविष्य के लिए अपनी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए उन सभी को एक एक बंधक देना पड़ा। तब डंक कहता है, नारंगी रंग पर 3 काले महल। अब मुझे याद आया कि सर आर्लन कभी भी रेड ग्रास की लड़ाई के बारे में बात करना क्यों नहीं पसंद करते थे। एक बार सर आर्लन ने शराब के नशे में मुझे बताया था कि उसके बहन का बेटा कैसे मारा गया था। डंक को अब सर आर्लन की आवाज फिर से सुनाई दे रही थी और उनकी सांसों से वाइन की महक आती हुई महसूस हो रही थी। उसका नाम रोजर ऑफ पेनिट्री था और उसका सिर एक गदा से कुचल दिया गया, और उसे जिस लॉर्ड ने मारा था उसकी ढाल पर नारंगी रंग पर 3 किले बने हुए थे, और ये लॉर्ड गोरमन पीक थे। सर आर्लन उसका नाम कभी भी नहीं जान सका, या फिर वह उसका नाम कभी जानना ही नहीं चाहता था। अब लॉर्ड गोरमन पिग, जॉन द फिडलर और उसकी टोली बहुत दूर जा चुकी थी, और दूर एक लाल धूल के गुबार के अलावा वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह 16 साल पहले की बात है जब विद्रोही डेमन मारा गया, और जिन लोगों ने भी उनका साथ दिया उन्हें या तो माफ कर दिया गया या उन्हें देश निकाला दे
दे दिया गया। अब डंक कहता है वैसे भी मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। फिर डंक और एग काफी देर तक बिना बात किए हुए आगे बढ़ते रहे और लगभग आधा लीग आगे जाने के बाद में डंक ने अपना गला साफ किया और कहा, बटरविल, उसने यही कहा था ना, उसकी जमीन यहाँ से पास में ही है। तब एग कहता है झील के दूसरी तरफ से सर। जब एगोन फोर्थ आयरन थ्रोन पर थे तब लॉर्ड बटरवेल मास्टर ऑफ कॉइन थे और जब डेरोन राजा बने तो उन्होंने बटरवेल को हैंड ऑफ द किंग बनाया, पर ज्यादा समय के लिए नहीं। लॉर्ड बटरवेल के सीजल चिन्ह में हरी, सफेद और पीली लहरदार धारियां हैं सर। एग को वंशावली और सीजल चिन्हों के नॉलेज को दिखाना बहुत पसंद था। डंक कहता है क्या बटरवेल तुम्हारे पिता के दोस्त हैं? तब एग मुंह बनाते हुए कहता है मेरे पिता बटरवेल को कभी पसंद नहीं करते थे। विद्रोह में लॉर्ड बटरवेल का सबसे बड़ा बेटा राजा डेरोन के लिए लड़ा और वहीं उनका छोटा बेटा डेमन के लिए लड़ा। इस तरह से उसने पक्का कर लिया कि वो जीतने वालों की तरफ से ही रहेगा, लेकिन लॉर्ड बटरवेल किसी के लिए भी नहीं लड़ा। फिर डंक कहता है तो कुछ लोग इसे समझदारी कहते हैं। फिर एग कहता है लेकिन मेरे पिता इसे कायरता कहते हैं। फिर डंक कहता है हाँ वो तो कहेंगे ही, प्रिंस मेकार एक सख्त आदमी है, अभिमानी और तिरस्कार से भरा हुआ। और फिर डंक आगे कहता है हमें किंग्स रोड तक पहुंचने के लिए व्हाइट वॉल में से होकर गुजरना पड़ेगा, तो क्यों ना हम थोड़ा पेट भर लें। और खाने के ख्याल से ही डंक के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। और फिर डंक आगे कहता है हो सकता है कि शादी में आए हुए मेहमानों में से किसी को वापस उनकी जगह पर लाने के लिए किसी की जरूरत पड़े। तब एग कहता है आपने तो कहा था कि हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। तब डंक कहता है वह दीवार 8000 सालों से वहीं पर खड़ी है, अभी भी वह बहुत लंबे समय तक वहीं पर टिकी रहेगी। यहाँ से वह दीवार 1000 लीग की दूरी पर है और तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पास पर्स में थोड़े और सिल्वर कॉइन होने चाहिए। और फिर डंक अपने मन में सोचने लगा कि वह अपने घोड़े थंडर पर सवार होकर उस बुढ़े लॉर्ड गवर्मन पीक को चुनौती देगा और उसे धूल चटा देगा। यह कितना अच्छा होगा जब वह अपने हथियार और कवच लेने के लिए वापस मेरे पास आएगा। तब मैं उसे बताऊंगा कि मैं सर आर्लेन का स्क्वायर हूँ जिसने तुम्हें हराया है और उस रोजर ऑफ पेनिट्री की जगह ले ली जिसे तुमने रेड ग्रास की लड़ाई में मार डाला था। यह सर आर्लेन को बहुत पसंद आएगा। फिर एग कहता है क्या आप लिस्ट में नाम लिखवाने और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे है ना सर डंकन? फिर डंक कहता है शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं। और फिर डंक मन में सोचने लगता है बस मुझे 2 मुकाबले जीतने हैं, अगर मैं 2 फिरौती जीत लूं और सिर्फ एक ही हारूं तो भी हम 1 साल तक राजाओं की तरह खाएंगे। और फिर डंक कहता है अगर वहां पर हाथापाई और मेले युद्ध हुआ तो मैं इसमें हिस्सा ले सकता हूँ। डंक का कद और ताकत भाले युद्ध के बजाय मेले युद्ध में उसके ज्यादा काम आने वाला था। तब एग कहता है शादी में इस तरह के मेले युद्ध की परंपरा नहीं है। और फिर डंक कहता है वैसे दावत करने की तो परंपरा है और वैसे भी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो क्यों ना एक बार पेट भरकर खाना खाया जाए और फिर निकला जाए। जब तक वो झील के किनारे पहुंचे तब तक सूरज पश्चिम में ढल रहा था और झील का पानी सुनहरे लाल और नारंगी रंग में चमक रहा था और उन्हें कुछ विलो के पेड़ के पीछे सराय की एक मीनार दिखाई दी। फिर डंक ने अपना कुर्ता पहन लिया और अपना चेहरा धोने के लिए उस झील के किनारे रुक गया। डंक ने जितना हो सकता था उतना अपने हाथों से और अपने चेहरों पर से धूल को उतारा और धूप में झुलसे हुए बालों को सहलाया, लेकिन वह अपने चेहरे पर लगे निशानों का कुछ भी नहीं कर सकता था। डंक अपने आप को थोड़ा संवारता है ताकि वह किसी जंगली डाकू नाइट जैसा ना दिखे। वह सराय डंक की उम्मीद से ज्यादा बड़ी थी और यह सराय लकड़ी की बनी हुई थी जिसका आधा हिस्सा पानी के ऊपर खंभों पर टिका हुआ था। कीचड़ से भरे किनारों से लेकर फेरी के लैंडिंग तक खुरदरे लकड़ी के तख्तों की एक सड़क बनी हुई थी, लेकिन वहां पर ना तो फेरी थी और ना फेरी चलाने वाला। और वहीं सड़क के दूसरी तरफ एक अस्तबल था। उस सराय के आंगन के चारों ओर सूखे पत्थरों से बनी हुई एक दीवार थी और अंदर एक कुआं था और वहां पर जानवरों के पानी पीने के लिए एक चरनी रखी हुई थी। उस सराय का गेट खुला था और फिर डंक एग से कहता है तुम घोड़ों की देखभाल करो, लेकिन ध्यान रहे कि वो बहुत ज्यादा पानी ना पिए। तब तक मैं खाने के बारे में पूछ कर आता हूँ। जब डंक उस सराय के अंदर जाता है तो उस सराय की मालकिन सीढ़ियों पर झाड़ू लगा
लगा रही थी और उस मालकिन ने पूछा, क्या तुम फेरी के लिए आए हो? तो तुम बहुत देर से आए हो। सूरज ढल चुका है और नेड को रात में झील पार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब तक कि चांद पूरा ना निकला हो। वह कल सुबह सबसे पहले आ जाएगा। फिर डंक कहता है, क्या तुम जानती हो कि वह कितना किराया लेता है? तब वह मालकिन कहती है, तुम दोनों के 3-3 कॉपर पेनी और तुम्हारे घोड़ों के लिए 10 कॉपर पेनी। फिर डंक कहता है, हमारे पास 2 घोड़े हैं और 1 खच्चर है। फिर वह मालकिन कहती है, खच्चरों के लिए भी 10 कॉपर पेनी ही लगेंगे। और फिर डंक ने अपने मन में हिसाब लगाया कि इसका टोटल खर्चा 36 कॉपर पेनी होगा और यह डंक की उम्मीद से बहुत ज्यादा था। और फिर डंक कहता है, जब मैं पिछली बार इधर से आया था तब तो इसका किराया सिर्फ 2 कॉपर पेनी थे और घोड़ों के सिर्फ 6 कॉपर पेनी। फिर वह मालकिन कहती है, यह बात तो आप नेड से करना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम बिस्तर ढूंढ रहे हो तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लॉर्ड शॉनी और लॉर्ड कोस्टेन अपने साथियों के साथ आए हैं और मेरी सराय पूरी तरह से भरी हुई है। फिर डंक पूछता है, क्या लॉर्ड गॉर्मन पीक भी यही है? उसने सर आर्लेन के स्क्वायर रोजर ऑफ पेनिट्री को मारा था और वह लॉर्ड एलिन कोक्सा और जॉन द फिडलर के साथ थे। फिर वह सराय की मालकिन कहती है, नेड अपने आखिरी चक्कर में झील के उस पार ले गया होगा। और फिर उसने डंक को ऊपर से नीचे तक देखा और उसने पूछा, क्या तुम उसके दल का हिस्सा थे? फिर डंक कहता है, हम तो बस उनसे रास्ते में मिले थे। सराय की खिड़कियों में से एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जिसको सूंघने के बाद डंक के मुंह में पानी आ गया। और फिर डंक ने कहा, जो भी तुम रोस्ट कर रही हो अगर वह बहुत महंगा नहीं हुआ तो हम भी उनमें से कुछ हिस्सा लेना चाहेंगे। और फिर उस औरत ने कहा, यह एक जंगली सुअर का मांस है और इसमें खूब सारी काली मिर्च, प्याज, मशरूम और मसले हुए निब्स के साथ परोसा गया है। और फिर डंक कहता है, हम बिना निब्स और सलगम के भी काम चला सकते हैं। सुअर के मांस की कुछ स्लाइस और तुम्हारी ब्राउन एले का एक मग हमारे लिए काफी होगा। और आप इसके लिए कितने कॉइन लोगी? और क्या हमें तुम्हारे अस्तबल के फर्श पर रात को सोने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? तब वह औरत कहती है, अस्तबल घोड़ों के लिए होते हैं इसलिए हम उन्हें अस्तबल कहते हैं और तुम घोड़े जितने ही बड़े हो यह मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे 2 ही पैर दिख रहे हैं। और फिर उस औरत ने डंक को वहां से भगाने के लिए अपनी झाड़ू उसकी ओर घुमाई और उसने कहा, तुम मुझसे यह उम्मीद मत रखो कि मैं 7 किंगडम को खाना खिलाऊंगी। ये सुअर का मांस मेरे मेहमानों के लिए है और ये शराब भी। मैं नहीं चाहती कि लॉर्ड शानी यह कहे कि मेरे पास खाना या पीना कम पड़ गया हो। इससे पहले कि वो अपना पेट भर ले तुम्हें झील के किनारे पर जाना चाहिए जहाँ पर झील मछलियों से भरी हुई है और तुम्हें विलो के पेड़ के कटे हुए तनों के पास कुछ बदमाश डेरा डाले हुए मिल जाएंगे और वो खुद को हेजनाइट कहते हैं। अगर तुम उनकी बातों पर यकीन करो तो। उस औरत की बातों से साफ था कि वह खुद उन हेजनाइट पर यकीन नहीं करती। और वह औरत आगे कहती है, हो सकता है कि उनके पास बांटने के लिए थोड़ा खाना हो और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत काम है। इससे पहले कि डंक यह पूछ पाता कि विलो पेड़ के कटे हुए तने कहाँ मिलेंगे, उससे पहले ही उस मालकिन ने धप से दरवाजा बंद कर दिया। और फिर डंक वहाँ से वापस लौट आता है और वह देखता है कि एग जानवरों के पानी पीने के चरनी पर बैठा हुआ है और अपने पैर पानी में भिगो रहा है। वह अपनी टोपी से अपने चेहरे को हवा दे रहा था। तब एग कहता है, क्या वे जंगली सुअर भून रहे हैं सर? मुझे सुअर के मांस की महक आ रही है। और फिर डंक उदास होकर कहता है, वह जंगली सुअर है, पर जब हमारे पास बढ़िया बीफ है तो सुअर का मांस कौन खाना चाहेगा? और फिर एग ने मुंह बनाया और कहा, क्या मैं सूखे बीफ की जगह अपने जूते खा सकता हूँ सर? और मैं इस सूखे बीफ से अपने लिए नए जूते बना लूंगा। यह बीफ बहुत ज्यादा सख्त है। और फिर डंक अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, नहीं, तुम अपने जूते नहीं खा सकते और अगर तुमने एक भी शब्द और बोला तो तुम मेरा एक घुसा जरूर खाओगे। और अपने पैर उस चरनी से बाहर निकालो। और फिर डंक ने अपने घोड़े पर रखा हेलमेट उतारा और उसे एग की तरफ फेंकते हुए कहा, कुएं
कुएं में से थोड़ा पानी निकालो और उस सूखे बीफ को भिगो दो। जब तक आप इस सूखे बीफ को काफी देर तक नहीं भिगोगे तो यह तुम्हारा दांत तोड़ सकता है। वैसे भी शराब में भिगोने पर इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है, पर पानी से भी काम चल जाएगा। तुम इस चरनी का पानी इस्तेमाल मत करना, मुझे तुम्हारे पैरों का स्वाद चखने का कोई शौक नहीं है। और फिर एग ने अपनी पैरों की उंगलियों को उस चरनी में नचाते हुए कहता है, मेरे पैर तो इसके स्वाद को और भी बेहतर बना सकता है सर। लेकिन उसने वही किया जो उसे डंक ने कहा था। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो? अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।